सी लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे वैलेंसी एंड इट्स टाइप्स. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वैलेंसी. नंबर फर्स्ट इज कोवैलेंस इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड नंबर सेकंड इज कोवैलेंसी. इसके बाद मैंने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोवैलेंसी है क्या. इलेक्ट्रोवैलेंसी इज सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. इसके बाद मैंने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड नंबर सेकंड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी. और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स. नंबर फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक आयन एंड नंबर सेकंड इज पॉली एटॉमिक आयन्स. और इसके बाद मैंने ये भी बताया था देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मोनो एटॉमिक आयन्स. Number first is monoatomic cation and number second is monoatomic anion. Today we will discuss very important topic. That topic is covalency and variable covalency. When we define covalency, covalency की definition क्या है. जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया था, in the same way we will define covalency here. Covalency means the number of covalent bonds. The number of covalent bonds formed by an atom. The number of covalent bonds formed by an atom within the molecule or covalent compound is represented as covalency. Is represented as covalency. Covalency is simple. Number of covalent bonds. Number of covalent formed by an atom in a molecule. मान लो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई या कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई. इफ दिस मॉलिक्यूल इज कोवलेंट, if this compound is covalent, then the number of covalent bonds formed by an atom. How many covalent bonds formed by an atom within the molecule, that represent it is covalency. That represent it is covalency. If we take the example of covalency and how we can calculate the covalency. If we take the example of hydrogen resulting the formation of different molecules, like it resulting the formation of HCl, HF, HI, etc. मान लो किसी ने पूछा बताओ हाइड्रोजन की कोवैलेंसी किसके बराबर है. Covalency means number of covalent bonds. Number of covalent bonds formed by an atom in a molecule. That represented as covalency. If we take the example of hydrogen, बताओ हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ? 1. और बताओ हाइड्रोजन की कोवैलेंसी किसके बराबर होगी? इक्वल टू 1. और HF के केस में कोवैलेंसी किसके बराबर है? 1. और HI के केस में कोवैलेंसी किसके बराबर है? 1. In case simple, if we take the example of next, अगर हम बात करते हैं वाटर की, H2O, बताओ वाटर के केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी किसके बराबर होगी? OH सिंगल बॉन्ड H, that will be equal to 2. That will be equal to 2. तो in case of water, covalency is equal to 2. Covalency is equal to 2. In the same way, if we take the example of NH3, अमोनियम, बताओ अमोनिया के केस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? 7 के बराबर है ना. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. नाउ इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. 1 2 3 4 5. और बताओ अमोनिया के केस में हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट? 3. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट? 3. नाउ इन दिस केस 1 हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन है और यहां पे भी एक हाइड्रोजन. बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की. और नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की. इसके बाद ऑक्टेट, in order to complete the octet, यहां पे भी म्यूचुअल शेयरिंग, यहां पे भी म्यूचुअल शेयरिंग, यहां पे भी म्यूचुअल शेयरिंग होगी. ओवरऑल नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हुआ? कंप्लीट. मान लो किसी ने पूछा बताओ अमोनिया के केस में नाइट्रोजन की क्या कोवैलेंसी है? कोवैलेंसी मींस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन अमोनिया? 3. मींस कि कोवैलेंसी जो अमोनिया की है, दैट कोवैलेंसी विल बी इक्वल टू 3. तो कोवैलेंसी को डिफाइन करने का सिंपल तरीका यह है कि number of covalent bonds
formed by an atom in a molecular compound that represent its covalency। आगे मैं बताऊंगा हम कोवलेंसी को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ो, मान लो वाटर के केस में ऑक्सीजन की कोवलेंसी किसके बराबर है 2, और इसी तरह मैंने डिफाइन किया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन की HCl के केस में हाइड्रोजन की कोवलेंसी किसके बराबर है 1 के बराबर, और अमोनिया के केस में नाइट्रोजन की वैलेंस किसके बराबर 3 के बराबर है ना। एंड इफ यू कैलकुलेट द कोवलेंसी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, मान लो आपसे पूछा गया बताओ नाइट्रोजन के केस में N2O2 CO2 की कोवलेंसी कैलकुलेट करो। If we want to calculate the, if you have to calculate the covalency, बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 है ना, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, N सिंगल बॉन्ड N, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, और नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की, और इस नाइट्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की, और इसके बाद इनके बीच में क्या होगी म्यूचुअल शेयरिंग। एंड वंस म्यूचुअल शेयरिंग टेक्स प्लेस इट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ 3 bonds, it resulting the formation of 3 bonds, and these bonds are called as triple bond। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना, that bond is triple bond, that bond is triple bond। As the number of bonds increase, energy increase or decrease, decrease, energy decrease or increase, decrease। Nitrogen, in case of nitrogen molecule, how many covalent bonds are formed 3 covalent bonds। That means कि नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी कम है या ज्यादा ज्यादा है, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी कम है या ज्यादा ज्यादा। सर क्यों? अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग प्रिंसिपल, whenever bond formation takes place energy release, energy release। बताओ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के केस में नाइट्रोजन की कोवलेंसी किसके बराबर है इक्वल टू 3। कोवलेंसी मीन्स नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन कोवलेंसी इज इक्वल टू 3। इन द सेम वे इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन की कोवलेंसी किसके बराबर है जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, आगे बढ़ाऊंगा स्टेबिलिटी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन द सेम वे ऑक्सीजन, बताओ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, और बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। बताओ म्यूचुअल शेयरिंग उनके बीच में होगी ना, अगर म्यूचुअल शेयरिंग उनके बीच में होगी तो किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द सेम और डिफरेंट, between the same or different atoms। in this case oxygen and oxygen are same, और फॉर्मेशन किसकी हुई कोवलेंट बॉन्ड की। इसी तरह हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था HCl, H and Cl are different atoms but nature of bond is covalent। इसके केस में जरा मुझे बताओ कोवलेंसी किसके बराबर है इक्वल टू 2। आगे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताऊंगा फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कार्बन, इसके बाद ऑक्सीजन, और इसके बाद ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 एंड 6, और कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 4, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। बताओ इनके बीच में क्या होगी म्यूचुअल शेयरिंग, इट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बताओ इसी बॉन्ड का नाम क्या बड़ा है। लेकिन इसके केस में जरा मुझे बताओ कार्बन की कोवलेंसी किसके बराबर है इक्वल टू 4, 1 2 3 एंड 4। तो कोवलेंसी किसके बराबर है 4 के बराबर। किसके बराबर है 4 के बराबर। अब आगे बढ़ो, जरा मुझे बताओ नाइट्रोजन के केस में कोवलेंसी किसके बराबर है, और ऑक्सीजन के केस में, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कोवलेंसी इज इक्वल टू 4। याद रखो, as the number of bonds between the two atom increase, stability increase, that is why nitrogen is also called as inert। नाइट्रोजन इज ऑल्सो इनर्ट गैस। नाइट्रोजन का एक और नाम क्या है इनर्ट गैस।
और यही वजह है, कंसेप्ट समझो प्लीज, नाइट्रोजन इज हाईली सिटेबल। अगर नाइट्रोजन हाईली सिटेबल है, बताओ इसकी रिएक्टिविटी कम होगी या ज्यादा? कम। और अगर इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेशन होगी, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की पार्टिसिपेशन कम होगी या ज्यादा? कम। और अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की पार्टिसिपेशन रिएक्शन के अंदर कम होगी, इसका मतलब यह है कि कंपाउंड जो नाइट्रोजन के होंगे, बताओ वो ज्यादा है या कम? कम। यही वजह है कि एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन। Why atmosphere contains 78% of nitrogen? This is because of inertness. This is because of inert nature of nitrogen. और नाइट्रोजन के पास क्या है? inert nature. और नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव. दैट इज वाई नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो यूज इन लेज. जो आप लेज यूज करते हो, लेज के अंदर जो गैस होता है ना, गैस, वो गैस है क्या? नाइट्रोजन गैस. और ये नाइट्रोजन गैस जो है ना, लेस सिटेबल है, सॉरी मोर सिटेबल है और लेस रिएक्टिव है, इसलिए हम उसको लेज में भी यूज करते हैं. ऑल्सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, जो आप बल्ब यूज करते हो ना, इट इज ऑल्सो फिल्ड विद गैस, और इसी गैस का नाम क्या पड़ा है? नाइट्रोजन गैस. ओवरऑल मुझे बताना है, बताओ नाइट्रोजन की कोवैलेंसी किसके बराबर है? 3 के बराबर. और ऑक्सीजन की कोवैलेंसी किसके बराबर है? 2 के बराबर. और कार्बन डाइऑक्साइड की वैलेंसी कार्बन के केस में कोवैलेंसी किसके बराबर है? 4 के बराबर. अब यहां से पता चला कि सर कोवैलेंसी किसके बराबर होती है, और कोवैलेंसी को किस तरह हम डिफाइन करते हैं? कोवैलेंसी इज सिंपल, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज कोवैलेंसी. नाउ सेकंड पॉइंट, नाइट्रोजन कोवैलेंसी इज 3, कोवैलेंसी इज 2, एंड इन केस ऑफ कार्बन कोवैलेंसी इज 4. मान लो आपसे पूछा गया, बताओ मीथेन के केस में कार्बन की वैलेंसी किसके बराबर है? कार्बन की कोवैलेंसी किसके बराबर है? 4 के बराबर. और कार्बन, बताओ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. 1 2 3 एंड 4. और हाउ मेनी हाइड्रोजन आर एटम प्रेजेंट? 4. 1 2 3 एंड 4. इनके बीच में क्या होगी? म्यूचुअल शेयरिंग. और जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, इसी का नाम पड़ा है कोवैलेंट बॉन्ड. अब हमेशा याद रखो, जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड इज वीकर देन ionic bond. If we calculate the value of bond dissociation energy, BD, bond dissociation energy of covalent bond and ionic bond, it was been found experimentally that if we want to break down covalent bond, it required 200 kilojoule per mole energy in order to break covalent bond. But in order to break ionic bond, it requires more than 200 kilojoule per mole. अब यहां से पता चला कि covalent bond is weaker bond as compared to ionic bond, और ionic bond is strong bond. बताओ covalency की definition क्या है? Number of covalent bonds formed by an atom in a molecule. Number second method by which we can calculate the covalency. Write down next point. Covalency can also be calculated. Covalency can also be calculated. Second, if we take the example of second method by which we can calculate covalency. Covalency is always equal to number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons present in an atom. Number of unpaired electrons present in an atom. Number of unpaired electron present in an atom. Number of unpaired electron present in an atom. बताओ इसी का नाम क्या पड़ा है? Covalence. For example, unpaired means there are two. One is pair means 2. Unpaired means 1. Number of unpaired electrons present in an atom. अब concept को सीखो, बहुत ज़्यादा important है. If we take the example of different molecule, for example, if we take the example of HF, hydrogen fluoride. If we take the example of HCl, if we take the example of carbon dioxide,
And if we take the example of BeCl2, beryllium dichloride, if we take the example of boron trifluoride, BF3, and if we take the example of PCl5, PCl5 show variable valency, it also results in the formation of PCl5 and PCl3. In the same way, if we take the example of SF6 hexafluoride, and it's in the same way phosphorus SF6 and SF4. Now if we have to calculate the covalency of different molecules, मान लो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड भी है, डरोमर बोरान ट्राइफ्लोराइड भी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है और सल्फर टेट्राफ्लोराइड भी है। मान लो आपसे पूछा गया कि कोवलेंसी कैलकुलेट करो, बताओ कोवलेंसी के लिए जो एक्चुअल फार्मूला होती है ना, एक्चुअल फार्मूला किसके बराबर है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। चलो इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता रहा हूं। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, बताओ हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके बराबर है? 1s1 है ना, 1s1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन की कोवलेंसी किसके बराबर है? 1s1। जरा मुझे बताओ हाइड्रोजन के केस में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 1। अरे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? ओनली 1 है ना। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है हाइड्रोजन के केस में? 1। अगर हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पता चला कि उसकी कोवलेंसी किसके बराबर होगी? इक्वल टू 1। लेकिन अब सवाल है, ठीक है सर HF के केस में आप लोग जानते हो कि कोवलेंसी किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो ठीक है। इसके केस में जरा मुझे बताओ HCl, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ HCl, बताओ हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में हाइड्रोजन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 1 है, और कोवलेंसी किसके बराबर है? 1। लेकिन इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ CO2, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 4। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 नहीं है, पहले सीखो। ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, आगे मैं बताऊंगा डिटेल के अंदर। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन, बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? अब सीखो आगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर है? 1s2 और इसके बाद 2p2, 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, 1s2 2s2 2p2। शायद मैंने पहले ही बताया था आपको। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ S सबशेल, पता S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी S हो, S ऑलवेज कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। और P सबशेल जो है, P सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2। इसका मतलब ये हुआ कि P सबशेल के अंदर, P ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने होते हैं? 6। और P के केस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट? 3। याद रखो P के अंदर P सबशेल जो होती है ना, P सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल। हाउ मेनी ऑर्बिटल कंटेन? 3। नंबर फर्स्ट, ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर बॉक्स। बताओ ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर बॉक्स। अब सवाल है कि P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। नंबर फर्स्ट ऑर्बिटल इज px, नंबर सेकंड इज py एंड नंबर थर्ड इज pz। डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th के अंदर। px की शेप क्या होती है, py की शेप क्या होती है? डम्बल, डबल डम्बल। d ऑर्बिटल के केस में p ऑर्बिटल के केस में जो शेप होती है वो है डम्बल। और d ऑर्बिटल में कौन सी शेप होती है? डबल डम्बल। अब देखो p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, और बता एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी मैंने पढ़ा था, पॉलीज एक्सक्लूजन। और ये भी मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, हंड्स रूल ऑफ मल्टीपलिसिटी, वहां पे मैंने बताया था कि इफ ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, द पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखो, मान लो 1s2 2s2, कार्बन के केस में 1s2 2s2 2p2। अब बताओ कोवलेंसी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1s2
इसके बाद 2s2 एंड 2p2। क्या मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ये 2s है और इसके बाद क्या है? 2p है। और 2s में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कितने ऑर्बिटल है? अरे 2s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है ना, वो तो ऑलरेडी पेयर है 2s2। इसके बाद आप जानते हो कि p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, pxy, py एंड pz। अब बताओ इसके केस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। According to Hund's rule of multiplicity, if orbital have same electron, if orbital have same energy, then each orbital contain one electron। इसका मतलब है कि px में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और py में भी एक इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2p2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट के पास होती है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम, इस स्टेट का नाम पड़ा है ग्राउंड स्टेट। क्या नाम पड़ा है? बताओ। फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन इट इज क्लियर दैट हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? ओनली 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? अरे 2 इलेक्ट्रॉन है ना अनपेयर्ड। How many unpaired electrons are present in carbon? This means carbon should be divalent। कंसेप्ट समझो मैं क्या बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि कार्बन क्या होना चाहिए? डाइवेलेंट। लेकिन दुनिया जानती है कि कार्बन डाइवेलेंट नहीं है, बल्कि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या है? कार्बन इज नॉट डाइवेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग ये भी जानते हो, अभी हमने पढ़ा था CH4। बताओ CH4 के केस में कार्बन की जो कोवलेंसी है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। कोवलेंसी तो 4 के बराबर है, लेकिन सर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोवलेंसी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम इन अ मॉलिक्यूल। और मीथेन के केस में बताओ कार्बन की कोवलेंसी किसके बराबर है? लेकिन सर आप ही ने भी बताया था कि कोवलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए कोवलेंसी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। अब यहां से पता चला कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन से पता चला कि कार्बन टेट्रावेलेंट नहीं है, बल्कि कार्बन क्या है? डाइवेलेंट। लेकिन दुनिया तो जानती है सर कार्बन तो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट दिया था, इस कंसेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम पड़ा है? आगे पढ़ोगे क्लास 11th के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी विल सिंपल यूज हियर वन कंसेप्ट। देखा गया कि टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। क्या होती है? एंड वन इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम 2s एंड एंटर इनटू 2p। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कहां से होता है? 2s से एंड एंटर इनटू 2p। इसके बाद जब एक्साइटेशन हुई, आप तो जानते हो ना बोर्स मॉडल के अंदर मैंने पढ़ाया था एक्साइटेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? एनर्जी। और यहां से 2s को और 2s ऑर्बिटल ऑलरेडी सेटेबल था या अनसेटेबल? अरे सेटेबल था, लेकिन इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। इसका मतलब यह है कि सर एक्साइटेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी। अब सवाल है सर मीथेन के केस में ये एनर्जी आती कहां से? इट वाज बीन फाउंड दैट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ, अभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई, एटम्स ओनली अप्रोच, वन इज द अप्रोच एनर्जी रिलीज। एनर्जी बताओ, जब मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ाया था मैंने पहले ही कहा कि बॉन्ड इट सीम्स टू बी एज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के, लेकिन रियल में अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। when the two atoms approach, energy release energy and that energy is responsible for excitation। और जो ही ये एक्साइट हुआ, आगे बताऊंगा, जो ही ये एक्साइट हुआ 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, बताओ किसमें एंटर हुआ? 2p में। अब एक्साइटेशन स्टेट के अंदर कार्बन के पास अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 एंड 4। अब यहां से पता चला कि एक्साइटेशन स्टेट के अंदर कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन शुड बी मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और टेट्रावैलेंट? कार्बन शुड बी टेट्रावैलेंट। अब आगे देखो, ठीक है सर, मान लो कि आप किसी ने पूछा सर 2s सेटेबल था या अनसेटेबल? सेटेबल था। अगर 2s सेटेबल था तो 2p की एनर्जी कम होती है ना 2s की एनर्जी?
2p की एनर्जी ज्यादा होती है। एज वी मूव क्लोज टू न्यूक्लियस एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी डिक्रीज। अब सवाल है 2s भी है 2p भी है, एनर्जी कम होगी 2s की या 2p की? 2s की एनर्जी कम होगी। सर अगर 2s की एनर्जी कम है, अभी आपने पढ़ाया ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या जरूरत है 2s को वो टू एक्साइट 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 2p? And in order to explain this fact, it was been found that once this excitation takes place, लेकिन 2s जो है ना 2s, it become more stable. It become more stable. Why? When excite 1 electron from 2s into 2p, it result in the formation of 4 unpaired electron. Once 4 unpaired electron form, बताओ अब कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? 4 बॉन्ड की। और आप लोग जानते हो ना, एक बॉन्ड के अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अभी तक तो कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी? 2 बॉन्ड की। लेकिन अब मीथेन के केस में कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? 4 बॉन्ड की। मान लो कि अगर 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, अब एनर्जी कम रिलीज होगी या ज्यादा? अरे एनर्जी कम रिलीज होगी या ज्यादा? अब बताओ अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, स्टेबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। That is why 1 electron is excited from 2s into 2p. When 1 electron excited from 2s into 2p, it feels to be unstable. But once it form bond with hydrogen, it become much more stable. It become much more. यही वजह है कि कार्बन की जो कोवलेंसी होती है वो किसके बराबर है? Equal to 4. बताओ कार्बन के केस में how many unpaired electrons are now? 4. 1, 2, 3 and 4. But if we calculate the covalency is simple number of unpaired electron present in a molecule. In the same way we can explain remaining element phosphorus PCl5 SF6, उनकी जो कोवलेंसी होती है ना उसको बोलते हैं वेरिएबल कोवलेंसी। क्या बोलते हैं? और हमेशा याद रखना कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड 99% कंपाउंड in which the carbon show it is tetravalent nature except carbocation or carbocation where carbon is trivalent, it is not tetravalent। वो तो अलग बात है। वो अलग आपको याद रखना है कि कोवलेंसी जो होती है ना, कोवलेंसी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लास्ट पे एक बात याद रखो, इन केस ऑफ फास्फोरस शो वेरिएबल वैलेंसी, फास्फोरस शो वेरिएबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो कल कंटिन्यू करते हैं आगे।